हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। लास्ट लेक्चर में हमने इसमें क्या पढ़ा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन किन ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला ऑर्गन, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, ओवरीज। एक पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट है? ये लोअर एब्डोमेन में ये प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी में नीचे के पार्ट में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही वो ऑर्गन है जहाँ पर फीमेल गैमीट फॉर्म होता है। फीमेल गैमीट कहाँ पर फॉर्म होता है? फीमेल गैमीट ओवरीज में फॉर्म होता है। फीमेल गैमीट को हम यहाँ पर एग भी कहते हैं और ओवम भी कहते हैं। ठीक है, दोनों किसके नाम है? फीमेल गैमीट के ही नाम है। ओवम ये सिंगुलर है। अगर प्लूरल में अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे एग्स हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे? तब हम उसको ओवा बोलेंगे। ठीक है, तो ओवरीज क्या है? स्मॉल पेयर्ड ऑर्गन्स हैं जो कि लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है। एक बीच में आपको ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक इसके लेफ्ट में और एक इसके राइट में। ठीक है, इस तरह से पेयर में प्रेजेंट है। ये जो ओवरीज हैं, इनके अंदर जब किसी फीमेल का बर्थ होता है उस टाइम पर मिलियंस ऑफ एग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो सब कैसे होते हैं? इमेच्योर होते हैं, अभी तक वो मेच्योर नहीं हुए होते। उसके बाद क्या होता है? जब प्यूबर्टी का पीरियड स्टार्ट होता है, जब बॉडी, फीमेल की बॉडी सेक्चुअली मेच्योर होने लगती है, तब धीरे धीरे एक एक करके ये एग्स मेच्योर होना स्टार्ट होते हैं। ये जो बना हुआ है ना यहाँ पर बीच में, ये क्या दिखाई दे रहे हैं हमें? ये हमें दिखाई दे रहे हैं एग्स। ठीक है, बहुत सारे एग्स इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट है। ऐसी बहुत सारे एग्स इस ओवरी के अंदर भी प्रेजेंट है। तो प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होगा? एक एक करके ये एग्स मेच्योर होना स्टार्ट होते हैं। एक मंथ में किसी एक ओवरी में से सिर्फ एक ही एग मेच्योर होता है, और मेच्योर्ड एग क्या होता है? फिर वो ओवरी से बाहर रिलीज हो जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, फैलोपियन ट्यूब हम इसको कहते हैं, इसमें वो मेच्योर्ड एग पहुँच जाता है। ठीक है, तो ओवरी से एग का रिलीज होना, इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो प्यूबर्टी के बाद क्या होगा? हर मंथ एक ओवरी में से, किसी एक ओवरी में से एक एग मेच्योर होगा और वो एग फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होगा। ठीक है, और इस एग के रिलीज होने को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। क्या हो गया? ये ओव्यूलेशन हो गया। तो ओवरी का काम क्या है? एक तो एग या फीमेल गैमीट या ओवम को बनाना है। दूसरा और इम्पॉर्टेंट काम क्या है इसका? फीमेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आपको याद होगा, एंडोक्राइन सिस्टम में हमने इनकी बात की थी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इन दो हार्मोन्स को सिक्रीट करने का भी ये काम करती है। ठीक है, काम क्या है इन हार्मोन्स का? इन हार्मोन्स का काम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ग्रो करना, मेंटेन करना। ये इन दोनों हार्मोन्स का काम होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई ओवरीज। और ये ओवरीज अपनी जगह पर फिक्स्ड कैसे रहती हैं? ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये है स्पेशल तरह के टिश्यूज जिनको हम बोलते हैं लिगामेंट। तो इन लिगामेंट्स की हेल्प से ये ओवरीज एक तरफ तो इस बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम यूट्रस कहते हैं उसकी वॉल से अटैच्ड है, और दूसरी तरफ वो हमारी एब्डोमेन की, एब्डोमिनल कैविटी की वॉल से अटैच्ड रहते हैं। तो इन लिगामेंट्स की हेल्प से ओवरी अपनी जगह पर फिक्स्ड रहती है। ठीक है, इसके बाद आता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब एक नाम इसका और है, इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। काम क्या है इसका? जैसे कि हमने अभी पहले ही देखा था, मेच्योर्ड एग को रिसीव करने का इसका काम है। जब एग मेच्योर होगा, रिलीज होगा, यानी ओव्यूलेशन होगा, तो वो एग कहाँ पहुँचेगा? कौन कैच करेगा उस एग को? ये फैलोपियन ट्यूब उसको कैच कर लेंगे। तो अब क्या होगा? ये जो मेच्योर्ड एग है ये पहुँच जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अगर सपोज उस टाइम पर यहाँ पर स्पर्म भी प्रेजेंट है, ठीक है, तो तभी अगर मान लीजिए कि कॉपुलेशन हुआ है और स्पर्म यहाँ पर, यहाँ तक पहुँच गया है, तो क्या होगा? ये स्पर्म और ये एग फ्यूज़ हो जाएंगे, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन अगर होता है तो वो हमेशा कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट में ही होता है।
तो ये जो फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट है क्या कर रही है, ये ओव्यूलेशन के बाद एग सेल को कैप्चर कर रही है, ठीक है। और फिर उस इससे होता हुआ एग सेल कहाँ पहुँचेगा, वो फाइनली पहुँचेगा इस मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में जिसका नाम है यूट्रस, इसमें पहुँचेगा। और अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो हमेशा कहाँ होता है, वो फेलोपियन ट्यूब्स में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्गन पर पहुँचते हैं। तो नेक्स्ट ऑर्गन क्या है हमारा, यूट्रस। यूट्रस जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं, ये जो बीच में आपको बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है यूट्रस। इसका काम क्या है, अब एग यहाँ पर अगर फर्टिलाइज हो गया है तो फर्टिलाइज होकर वो कहाँ पहुँचना है, वो यूट्रस में पहुँचना है, ठीक है। और यूट्रस की ये जो सबसे अंदर की लेयर है, यूट्रस की वॉल कैसी है, मस्कुलर वॉल है, कई लेयर्स की बनी हुई है, 3 लेयर्स की बनी हुई है। इसमें से जो है सबसे अंदर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, यानी जो जाइगोट बन गया है, फर्टिलाइज्ड एग को क्या बोलते हैं हम, जाइगोट बोल सकते हैं। वो जाइगोट आकर इस एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाता है। तो काम क्या है इसका, इसका मेन काम है टू एक्सेप्ट ए फर्टिलाइज्ड ओवम, फर्टिलाइज्ड ओवम को एक्सेप्ट करना, जो कि इम्प्लांट हो जाता है इसकी इनर वॉल यानी एंडोमेट्रियम में। यूट्रस की इनर वॉल में आकर ये फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट हो जाता है। और अब क्योंकि ये ग्रो करेगा, ग्रो करके क्या बनेगा, अभी तो ये जाइगोट है, उसके बाद ये डिवाइड करना शुरू करेगा, डिवाइड करेगा तो मल्टी सेल्यूलर हो जाएगा, मल्टी सेल्यूलर हो जाएगा तब हम इसको क्या बोल देंगे, एम्ब्रियो बोल देंगे। पहले जब तक ये सिंगल सेल्ड था तब तक हम इसे जाइगोट बोल रहे थे, जाइगोट से क्या बना, एम्ब्रियो बना। फिर क्या होता है, जब एम्ब्रियो और डिवाइड होगा, इसमें डिफ्रेंशिएशन होना शुरू होगा। अब एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाएगा जब इसमें बॉडी पार्ट्स विजिबल हो जाएंगे, ये हाथ है, ये पैर है, ये फेस है, ये आँखें हैं, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, तब हम उसको फीटस बोल देते हैं, ठीक है। फिर ये फीटस जब कम्प्लीटली मेच्योर हो जाता है तब ये बॉडी से बाहर डिलीवर हो जाता है। तो यूट्रस क्या है, एक पीयर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है। इसकी जो अंदर की वॉल है उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, जिसका काम है फर्टिलाइज्ड ओवम या जाइगोट को रिसीव करना। वो फर्टिलाइज्ड ओवम या जाइगोट आकर इस वॉल में एम्बेड हो जाता है, इसमें जाकर इम्प्लांट हो जाता है। और फिर अब क्योंकि आगे फर्दर डिवीज़न होने के लिए, आगे फर्दर ग्रोथ होने के लिए तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, वो सारी एनर्जी यूट्रस ही एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है। तो क्या कर रहा है, जो हमारा जाइगोट था वो इम्प्लांट हो गया एंडोमेट्रियम में और फिर वहीं से वो अपना सारा नरिशमेंट डिराइव कर रहा है, ठीक है। किसकी हेल्प से, इस एंडोमेट्रियम में स्पेशल ब्लड वेसल्स डेवलप होती हैं इसी पर्पस के लिए, एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए। तो उन ब्लड वेसल्स की हेल्प से वो न्यूट्रिशन अपना डिराइव कर रहा है। अब क्योंकि हमें पता है कि एक मंथ में एक एग रिलीज होता है ना, तो चांसेस क्या है कि एक मंथ में एक बार एग के फर्टिलाइज होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो उसके लिए कि कहीं शायद एग फर्टिलाइज हो जाएगा और जाइगोट बन जाएगा और वो जाइगोट आकर इस वॉल में इम्प्लांट होगा, है ना, उसके लिए ये यूट्रस हर मंथ अपनी वॉल को प्रिपेयर करता है। क्या करता है, वो रिसीव करने के लिए और नर्चर करने के लिए ग्रोइंग एम्ब्रियो को हर मंथ वो अपनी वॉल में कुछ चेंजेस लेकर आता है। क्या चेंजेस, वो जो इनर लाइनिंग है, ये जो एंडोमेट्रियम है, ये कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है, स्पंजी हो जाती है, ताकि एम्ब्रियो इजीली इसमें एम्बेड हो सके। और इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज बन जाती हैं, क्योंकि ग्रोइंग एम्ब्रियो की तो नीड्स ज़्यादा होंगी, तो उसको क्या होगा, ज़्यादा ब्लड के कांटेक्ट में आना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा अच्छे से न्यूट्रिशन ले सके। तो ये जो एंडोमेट्रियम की इनर लाइनिंग की जो इनर लाइनिंग जो है, इसमें बहुत सारी कैपिलरीज नई नई डेवलप हो जाती हैं ताकि एम्ब्रियो तक बहुत सारा ब्लड पहुंच सके, ठीक है। तो हर मंथ यूट्रस अपनी वॉल में कुछ चेंजेस करता है, उसकी वॉल हर मंथ में चेंज होती है। इस पर्पज़ से चेंज होती है कि शायद एग फर्टिलाइज होगा और फर्टिलाइज्ड एग आकर इम्प्लांट होगा, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स किस तरह से पूरी की जाएंगी, उसके लिए ये वॉल हर मंथ में स्पंजी हो जाती है, थिक हो जाती है और इसमें नई नई बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। तो यूट्रस का काम क्या है, जाइगोट इसमें आकर इम्प्लांट होता है और फिर वो एम्ब्रियो में चेंज होता है और फीटस में चेंज होता है, तो उसकी सारी नीड्स कहाँ से पूरी होती हैं, इसी यूट्रस की हेल्प से पूरी होती हैं। तो यूट्रस में ही एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, वो क्या है, वेजाइना।
वेजाइना आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये है वेजाइना। तो वेजाइना क्या है? इसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। अब हमें पता है कि एग जो है वो फर्टिलाइज्ड एग यहाँ इम्प्लांट हो गया था यूट्रस की वॉल में, फिर उसके बाद ये डिवाइड हुआ, डिवाइड होकर क्या बना दिया इसने? फीटस बना दिया। वो फीटस मेच्योर हो रहा है और फाइनली वो फीटस कैसे बॉडी के बाहर एक्सपेल होगा, कैसे उसकी बर्थ होगी? इसी वेजाइना के थ्रू ये बाहर बॉडी से बाहर आएगा। इसीलिए इस वेजाइना को हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। तो एक काम तो इसका क्या है कि जो फीटस फुली डेवलप्ड फीटस है उसको बॉडी से बाहर इसी के थ्रू निकाला जाता है, बर्थ कैनाल है। दूसरा इसका काम क्या है? कॉपुलेशन के टाइम पर मेल अपने सीमन को इसी वेजाइना में ही डिपोजिट करता है। तो दूसरा इसका काम है कि मेल की पेनिस को अकोमोडेट करना सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर। सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर पेनिस जो है वो मेल वेजाइना में इंसर्ट करेगा और यहीं पर अपना सीमन वो रिलीज करेगा। सीमन में क्या प्रेजेंट है? स्पर्म्स प्रेजेंट है। वो स्पर्म्स क्या होगा? फिर ट्रेवल करके पहुंचेंगे फेलोपियन ट्यूब में। अगर फेलोपियन ट्यूब में उस समय एग प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा जाइगोट। वो जाइगोट आकर यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट हो जाएगा। तो वेजाइना के दो काम है, एक तो पेनिस को एकोमोडेट करना यानी सीमन को रिसीव करना, और दूसरा इसका काम है बर्थ केनाल की तरह एक्ट करना। सर्विक्स ये कौन सा पार्ट है? ये है नेक ऑफ यूट्रस। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यूट्रस, ये वेजाइना से जहाँ पर मीट कर रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर क्या है? ये ऊपर तो यूट्रस है और नीचे वेजाइना है। यूट्रस और वेजाइना को जो कनेक्ट कर रहा है वो पार्ट सर्विक्स कहलाता है। तो ये क्या है? नेक ऑफ यूट्रस, लोअर नैरो पोर्शन वेयर इट जॉइंस विद द अपर पार्ट ऑफ वेजाइना। जिस पार्ट में यूट्रस का लोअर पोर्शन वेजाइना के अपर पोर्शन से कनेक्ट हो रहा है उस पार्ट को हम सर्विक्स कहते हैं। तो ये तो हो गए डिफरेंट ऑर्गन्स। अब देखते हैं हम कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, फीमेल में क्या होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट के साथ में फ्यूज़ हो रहा है और एक सिंगल सेल बना रहा है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में हमें पता है कि मेल गैमीट को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमीट को हम ओवम कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या है? एक स्पर्म का ओवम के साथ में फ्यूज़ होना। तो ये जो फीमेल गैमीट है, एग, इसके पास तक बहुत सारे स्पर्म्स पहुंचते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, कॉपुलेशन हुआ, सीमन रिलीज कर दिया मेल ने वेजाइना में, तो उसके बाद क्या होगा? बहुत सारे स्पर्म्स उस सीमन में प्रेजेंट हैं। तो वो बहुत सारे स्पर्म्स कहाँ तक पहुंचेंगे? इस एग तक पहुंचेंगे। एग कहाँ पर है? ये फेलोपियन ट्यूब के अंदर। लेकिन इसमें से सिर्फ कोई एक ही स्पर्म होगा जो इस ओवम या एग के साथ में फ्यूज हो सकता है। ये क्या बना रखे हैं मैंने चारों तरफ? ये यहाँ पर स्पर्म्स बना रखे हैं। ठीक है, ये सब स्पर्म्स हैं। कोई एक स्पर्म इस एग के साथ में फ्यूज़ होगा यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा और उससे जाइगोट फॉर्म होगा। और ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ हो रहा है? जैसे कि हमने पीछे भी बात की थी, ये होता है फेलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट के अंदर। ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। जैसे अगर हम फ्रॉग की बात करें या फिश की बात करें, उसमें क्या होता है? मेल भी अपने गैमीट्स बॉडी के बाहर रिलीज कर देता है पानी के अंदर, और जो फीमेल है वो भी अपने गैमीट्स यानी एग्स पानी में रिलीज कर देती है। और फीमेल की बॉडी के बाहर ही एग का और स्पर्म का फ्यूज़न होता है। तो फर्टिलाइजेशन वहाँ पर फीमेल की बॉडी के अंदर नहीं होता, उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन ह्यूमन बींग्स में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इंटरनल होता है यानी स्पर्म और ओवम का फ्यूज़न फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कहाँ होता है? फिलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जब एग फर्टिलाइज हो गया उसके बाद क्या क्या होता है। वॉट हैपन्स इफ एग इज फर्टिलाइज्ड? तो एग फर्टिलाइज हो गया, बाई चांस की बात है कि जिस टाइम पर स्पर्म्स प्रेजेंट थे उसी टाइम पर एग भी रिलीज हुआ था। तो स्पर्म्स पहुंच गए फेलोपियन ट्यूब तक और फेलोपियन ट्यूब में एग प्रेजेंट था। एग तो सिर्फ कितने टाइम के लिए प्रेजेंट है? सिर्फ एक दिन के लिए प्रेजेंट, एक मंथ में एक दिन के लिए प्रेजेंट है। तो उस टाइम पर एग प्रेजेंट था और स्पर्म जो है वो एग के साथ में फ्यूज हो गया। उसने क्या बना दिया? एक जाइगोट फॉर्म कर दिया। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट भी बोलते हैं।
वो जाइगोट जाकर यूट्रस की लाइनिंग में एंडोमेट्रियम में जाकर इम्प्लांट हो गया, उसमें जाकर लग गया और उसने डिवाइड करना शुरू कर दिया। डिवाइड करके क्या बना दिया उसने, एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बना दिया जिसको अब हमने बोल दिया एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए, कहाँ से मिलेगा, मदर के ब्लड से ही मिलेगा ऑब्वियसली। तो इस काम को पूरा करने के लिए, इसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए अब यूट्रस की वॉल में बनना शुरू हो जाता है कि स्पेशल टिश्यू जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना पर्पल कलर का ये डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये है प्लेसेंटा। ये टिश्यू स्पेशली क्यों बना है, ये टिश्यू स्पेशली ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए ही बना है। कैसे बनता है टिश्यू, इसका कुछ पार्ट तो बनता है मदर के टिश्यू से और कुछ पार्ट बना होता है एम्ब्रियो के टिश्यू से। तो दोनों की टिश्यूज मिक्स होकर ये जो नया टिश्यू बना है इसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। स्पेशल बात क्या होती है इसमें कि जो एम्ब्रियो का टिश्यू है उस साइड पर तो इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स यानी विलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो मदर का टिश्यू है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर ब्लड फिल्ड स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो विलाई हैं ये डायरेक्टली मदर के ब्लड के कांटेक्ट में होते हैं। जो एम्ब्रियो का टिश्यू है, ग्रोइंग एम्ब्रियो का टिश्यू है, ये डायरेक्टली मदर के ब्लड के कांटेक्ट में होता है। तो मदर के ब्लड में से जो भी अच्छी चीज़ें जो रिक्वायर्ड है एम्ब्रियो को, क्या क्या रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और ग्लूकोज रिक्वायर्ड है, वो तो सब एम्ब्रियो के टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ हो जाते हैं। और एम्ब्रियो के सेल्स में जो रिएक्शंस हो रही हैं उसमें जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है वो वेस्ट मटेरियल एम्ब्रियो को तो एलिमिनेट करना है अपनी सेल से, तो वो कहाँ पहुँचता है, वो मदर के ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाता है। तो एम्ब्रियो की सारी रिक्वायरमेंट्स को कौन पूरा कर रहा है, ये स्पेशल टिश्यू जिसका नाम है प्लेसेंटा, ये ग्रोइंग एम्ब्रियो की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। क्या है, ये एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, जैसे आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है, ये भी क्या बना हुआ है, ये भी प्लेसेंटा बना हुआ है। तो ये हमें कैसा दिखाई दे रहा है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। ये बना किसका है, कुछ एम्ब्रियो का टिश्यू और कुछ मदर का टिश्यू मिलकर उन्होंने ये प्लेसेंटा बनाया हुआ है। एम्ब्रियो जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो अब ये प्लेसेंटा से एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो दिखाई दे रही है, एक रस्सी जैसे स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहता है। इसी के थ्रू एम्ब्रियो की रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं और इस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या है ये, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो एम्ब्रियो अब क्या है, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू अटैच्ड रहता है और इसी के थ्रू इसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। तो प्लेसेंटा क्या है, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि यूट्रस के वॉल में प्रेजेंट है। इसमें एम्ब्रियो की साइड पर तो विलाई प्रेजेंट है और मदर की साइड पर प्रेजेंट है ब्लड फिल्ड स्पेसेस, ठीक है, जो विलाई के चारों तरफ प्रेजेंट है। तो उससे क्या होता है, विलाई होने का फ़ायदा क्या होता है, जैसे हमने लाइफ प्रोसेस में भी बात की थी, अगर ये विलाई नहीं होते सिर्फ ऐसे ही होता तो क्या होता, तो ये सरफेस एरिया कम हो जाता डिफ्यूज़न के लिए। लेकिन विलाई बनने का फ़ायदा क्या होता है कि डिफ्यूज़न के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो कम टाइम में ज़्यादा अमाउंट ऑफ मटेरियल डिफ्यूज़ इन या डिफ्यूज़ आउट हो सकता है। तो विलाई क्या कर रहे हैं, वो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मदर से एम्ब्रियो में पास होने के लिए। ऐसे ही जो डेवलपिंग एम्ब्रियो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है वो भी इसी तरह से डिफ्यूज़ आउट हो रहे हैं एम्ब्रियो के टिश्यू से, कहाँ जा रहे हैं, वो मदर के ब्लड में जा रहे हैं प्लेसेंटा के थ्रू। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये एम्ब्रियो जो है ये फीटस में चेंज होता है, फिर फीटस भी ग्रो करता है। तो इसको कंप्लीट डेवलपमेंट होने में अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स लगते हैं, या अगर हम और स्पेसिफिकली देखें तो 40 वीक्स या 280 डेज लगते हैं। तो ये जो पूरा टाइम है जिसमें एम्ब्रियो कम्प्लीटली डेवलप हो रहा है, इस पूरे टाइम को हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो ह्यूमन बींग्स में गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, 9 मंथ्स का या 40 वीक्स का या 280 डेज का गेस्टेशन पीरियड होता है। ये वो टाइम है जिसमें ज़ाइगोट से लेकर और पूरा एम्ब्रियो, बिल्कुल एम्ब्रियो बना, फिर फीटस बना और फिर फीटस जो है कम्प्लीटली डेवलप हो गया और वो फिर बॉडी से बाहर डिलीवर होगा। वो सारा टाइम पीरियड उसको हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। अब जब ये फीटस कम्प्लीटली डेवलप हो गया, बाहर कैसे आएगा, अब ये वेजाइना के थ्रू ये बाहर होगा। जैसे ही कम्प्लीटली डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा, यूट्रस की वॉल्स मसल्स की बनी हुई है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर इस फीटस को, इस बेबी को अब ये वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सपेल कर देगी,
ठीक है। द चाइल्ड इज बॉर्न थ्रू वेजाइना, इसीलिए वेजाइना को हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। और कैसे बॉर्न हो पा रहा है? एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स इन द यूट्रस। यूट्रस की मसल्स में जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हुई रिलैक्स हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई रिलैक्स हुई, उसकी हेल्प से ये जो बेबी है ये वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो ये सब तो कब हो रहा है? ये सब तब हो रहा है जब एग फर्टिलाइज हो गया। लेकिन हमें क्या पता है कि एग जो है वो तो सिर्फ एक दिन के लिए ही फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है। ठीक है। अब उस एक दिन में या उसके आसपास के दिन में अगर कॉपुलेशन नहीं हुआ, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, तो एग के पास अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? एग फर्टिलाइज नहीं होगा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता, सिर्फ एक दिन के लिए ही वो जिंदा रह पाता है। अब हुआ क्या? एग तो फर्टिलाइज हुआ नहीं तो कोई जाइगोट बना नहीं, जाइगोट नहीं बना तो यूट्रस की वॉल में कुछ इम्प्लांट होने की ज़रूरत नहीं है, तो यूट्रस को तो इतनी सारी ब्लड वेसल्स और इन सब की ज़रूरत ही नहीं रही। अब हमें तो ये पता है कि ओवरी जो है, क्योंकि एक एग रिलीज़ करती है हर मंथ, और यूट्रस भी अपनी वॉल को फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए हर मंथ प्रिपेयर करता है, जैसे हमने पीछे बात की थी। तो क्या होता था? यूट्रस की जो वॉल है, इनर लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम है, वो थिक हो जाती है, स्पंजी हो जाती है, उसमें कैपिलरीज बहुत सारी नई नई बन जाती हैं ताकि ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिश कर सकें। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ होता तो। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं तो ये सारी तैयारी कैसी हो गई? ये सारी तैयारी तो वेस्ट हो गई। अब तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जब कोई फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो आकर, फर्टिलाइज्ड एग आकर इम्प्लांट ही नहीं होना है तो किसी को नरिशमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे? इस थिक वॉल का, स्पंजी वॉल का, इतनी सारी ब्लड कैपिलरीज का बॉडी क्या करेगी? तो उसके बाद क्या होता है? अब इस लाइनिंग की क्योंकि अब ज़रूरत तो है नहीं, तो ये लाइनिंग का ब्रेक डाउन होने लगता है, ये टूट जाती है और वेजाइना के थ्रू ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाती है। ठीक है। और इस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है? प्रोसेस जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है उसका ब्रेक डाउन होना और ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाना, इस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और क्योंकि ये सारा प्रोसेस कि एग रिलीज हो रहा है, यूट्रस अपनी वॉल को प्रिपेयर कर रहा है, फिर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो यूट्रस की लाइनिंग जो उसने प्रिपेयर की थी वो तो वेस्ट हो गई, तो वो लाइनिंग का ब्रेक डाउन होता है और वेजाइना के थ्रू ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है। ये सारा प्रोसेस हर मंथ एक बार होता है ना, ये पूरी साइकिल हर मंथ रिपीट होती है और इसी साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है। साइकिल कौन सी? कि एग रिलीज हो रहा है, यूट्रस ने अपनी वॉल को प्रिपेयर किया है, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, यूट्रस की जो वॉल थी, इनर लाइनिंग थी, उसका ब्रेक डाउन हुआ और वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग हुई, ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में ये सब चीज़ें बॉडी से बाहर निकल गई। इस पूरे प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस है ये नॉर्मली 2 to 8 डेज तक चलता है। डिफरेंट इंडिविजुअल्स में वेरी करता है, किसी में हो सकता है 2 दिन तक मेंस्ट्रुएशन हो रही है, किसी में 3 दिन, किसी में 4 दिन, किसी में 5 दिन, 2 से 8 दिन तक ये मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस डिफरेंट इंडिविजुअल्स में हो सकता है। प्यूबर्टी के टाइम पर जब पहली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, उस पहली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को हम मेनार्की भी कहते हैं। ठीक है। और जब कोई वुमेन 49 से 52 ईयर्स की एज तक पहुंचती है तब क्या होता है? तब तक नॉर्मली उसकी जो ओवरी में एग सेल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, इतने एग सेल्स बचते नहीं हैं। तो उस टाइम पर क्या होता है? ये सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, क्योंकि एग ही नहीं होंगे, एग ही रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, तो फिर उसके बाद क्यों यूट्रस खुद को प्रिपेयर करेगा और क्यों उसकी लाइनिंग का ब्रेक डाउन होगा? तो उस टाइम पर क्या होता है? ये जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं ये परमानेंटली स्टॉप हो जाते हैं, उसके बाद ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती और उस टाइम को हम बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या है? मेंस्ट्रुएशन का रुक जाना। मेनार्की क्या है? मेंस्ट्रुएशन, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पहला मेंस्ट्रुएशन, उसे हम मेनार्की कहते हैं। ठीक है। तो ये है सब बात हमने जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और इस डायग्राम की भी अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी है। एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा, ये 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जिनको हम बोलते हैं ओवरी, पेयर में प्रेजेंट है, एक यूट्रस के लेफ्ट में, एक यूट्रस के राइट में, लोअर एब्डोमेन में ये प्रेजेंट होती हैं।
इनके अंदर बहुत सारे एग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी फीमेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं, जो प्यूबर्टी तक तो ये मेच्योर रहते हैं। प्यूबर्टी के बाद हर मंथ सिर्फ एक एग मेच्योर होता है। मेच्योर होकर वो कहाँ रिलीज होता है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहते हैं, उसमें ये रिलीज हो जाता है, उसमें ये पहुंच जाता है। ठीक है। और हमने क्या देखा था कि ओवरी जो है एग तो प्रोड्यूस करती है, फीमेल गैमेट तो प्रोड्यूस करती है, साथ ही साथ ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन भी प्रोड्यूस करती है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ग्रो करने का, मेंटेन करने का काम करते हैं। फेलोपियन ट्यूब में जिस टाइम पर एग प्रेजेंट है, एक दिन के लिए ये एग जिंदा रहता है। अगर उस टाइम पर स्पर्म्स अवेलेबल हैं तो यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन, यानी स्पर्म और एग का फ्यूजन। तो फर्टिलाइज्ड ओवम यानी जाइगोट वो फेलोपियन ट्यूब से होती हुई पहुँचती है इस मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम यूट्रस भी कहते हैं। और वो जो जाइगोट है वो आकर इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस की वॉल में। ठीक है। यूट्रस की वॉल में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये इस ग्रोइंग जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड, नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। ये जाइगोट जो है फर्दर डिवाइड होता है, मल्टी सेलुलर जब भी हो जाता है तब हम इसको एम्ब्रियो कहते हैं। और जब ये एम्ब्रियो फाइनली और डिवाइड होकर और डिफ्रेंशिएशन होकर ऐसा बन जाता है कि अब हम इसमें बॉडी पार्ट्स, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये हाथ है, ये पैर है, तब हम इसको फीटस कहते हैं। ठीक है। तो क्योंकि हर मंथ में एक एग रिलीज होता है, एक एग मेच्योर होता है और रिलीज होता है, तो हर मंथ यूट्रस खुद को फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए प्रिपेयर करता है। उससे उसके लिए क्या करता है वो, इसकी जो इनर लाइनिंग है जिसे हम एंडोमेट्रियम भी कहते हैं, ये थिक हो जाती है, स्पंजी हो जाती है, और इसमें नई नई ब्लड कैपिलरीज फॉर्म हो जाती हैं ताकि ये ग्रोइंग एम्ब्रियो की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। फिर हमने बात की थी वेजाइना के बारे में। ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है वेजाइना है, और वेजाइना और यूट्रस को, ये पार्ट जो वेजाइना को और यूट्रस को कनेक्ट कर रहे हैं, इसको हम सर्विक्स बोलते हैं। वेजाइना जो कि बर्थ कैनाल के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि जब फीटस कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है तो इसी वेजाइना के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकलता है। और दूसरा काम वेजाइना का होता है पॉपुलेशन के टाइम पर, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर पेनिस को अकोमोडेट करना, तो उसी टाइम पर सीमन को रिसीव करना भी वेजाइना का काम होता है। ठीक है। फिर हमने बात की थी फर्टिलाइजेशन की, तो हमने देखा था कि ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, और स्पेसिफिकली कहाँ हो रहा है, ये फेलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट के अंदर हो रहा है। तो एग सेल स्पर्म के साथ में फ्यूज हो जाएगा और बनाएगा एक सिंगल सेल जिसको हम बोलेंगे जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं इसके बारे में फिर हमने बात की थी। ये जो जाइगोट है ये यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है, और इसको न्यूट्रिशन देने के लिए एक स्पेशल डिस्क लाइक टिश्यू बनता है जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। ये किसका बना हुआ है, मदर का टिश्यू और एम्ब्रियो के टिश्यू को मिलाकर ये स्पेशल टिश्यू बना हुआ है। जहाँ पर एम्ब्रियो का टिश्यू है वहाँ पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यानी विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई का फ़ायदा क्या है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं ताकि डिफ्यूज़न ज़्यादा हो सके। और ये विलाई डायरेक्टली होते हैं कांटेक्ट में मदर के ब्लड के। तो मदर के ब्लड में से ग्लूकोज और ऑक्सीजन और ज़रूरी चीज़ें एम्ब्रियो तक पहुंच जाती हैं डिफ्यूज़न से, और एम्ब्रियो की बॉडी में जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो डिफ्यूज़न से मदर के ब्लड में पहुंच जाता है। तो एम्ब्रियो की सारी रिक्वायरमेंट्स को ये प्लेसेंटा ही पूरा कर रही है। धीरे धीरे एम्ब्रियो और ग्रो करता है, और प्लेसेंटा और एम्ब्रियो फिर कैसे कनेक्टेड रहते हैं, एक रॉड, एक ये सॉरी रॉड नहीं, एक कॉर्ड लाइक, एक रस्सी जैसे स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहते हैं जिसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है। गेस्टेशन पीरियड ह्यूमंस में कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 40 वीक्स या 280 डेज, या अप्रॉक्सीमेटली अगर हम कहें तो 9 मंथ्स का होता है गेस्टेशन पीरियड। यानी ये जाइगोट बना और फिर ये एम्ब्रियो बना, फिर फीटस बना, वो कम्प्लीटली डेवलप हुआ और फाइनली वो बॉडी के बाद डिलीवर हुआ। इसमें जितना भी टोटल टाइम लग रहा है वो है गेस्टेशन पीरियड। फिर जब ये फीटस कम्प्लीटली डेवलप होता है तो यूट्रस की वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से ये फीटस बाहर एक्सपेल हो जाता है वेजाइना के थ्रू। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता, जिस टाइम पर एग फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट है उस टाइम पर उसको स्पर्म अवेलेबल
नहीं है, तो वो सिर्फ एक दिन के लिए ज़िंदा रहता है। और क्योंकि यूट्रस ने जो सारी तैयारी की थी, अपनी लाइनिंग को थिक किया था, स्पंजी किया था, कैपिलरीज बनाई थी कि शायद एग फर्टिलाइज होगा तो एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो इम्प्लांट होगा और उसको नरिश करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी तैयारी वेस्ट हो जाती है। तो ये सारी जो इनर लाइनिंग है इसका ब्रेक डाउन होता है और ये ब्लड और म्यूकस की फॉर्म में वेजाइना से बाहर एक्सपेल हो जाती है। क्योंकि हर मंथ एक एग रिलीज़ होता है, तो हर मंथ एक बार ही ये जो लाइनिंग है इसका ब्रेक डाउन होता है और ये बॉडी से बाहर रिलीज़ हो रही है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। और इस पूरी साइकिल को कि एग प्रोड्यूस हो रहा है यानी ओव्यूलेशन हो रहा है, यूट्रस खुद को तैयार कर रहा है और फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वॉल का ब्रेक डाउन हुआ, जिसकी वजह से वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग हुई, जिससे ये इनर लाइनिंग बाहर एक्सपेल हो गई। इस पूरी साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो ह्यूमन फीमेल्स में होती है प्यूबर्टी के टाइम पर, उसे हम मेनार्की कहते हैं। और 49 से 52 ईयर्स की एज में जब ये मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस, ये पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, तो मेंस्ट्रुएशन के बंद होने को इसको हम मेनोपॉज कहते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। कैसे हम अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, कैसे हम अपने इस सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए तब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ध्यान ही होगा, जैसे कि मैं पहले भी कई बार आपको बता चुकी हूँ, कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, अगर इसके नोट्स आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे, वहाँ आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक को जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ से ये सारे नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट करके आप डाउट अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर बाय, टेक केयर।